दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। केनेथ एंडरसन की बुक टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल। इसका कवर डिजाइन किया है अमृता चक्रवर्ती ने। इसको पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली ने। इसकी पहली कहानी है घूमिंग एट डॉन। केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि पुजारी, जो कि उनका दोस्त था, उसने उनको उठाया, बोला, दोराई दोराई येंचेको नाल मुन्नी अगाधो। इसका मतलब है, मालिक उठो, 4 बज चुके हैं। अब पुजारी ये बात धीरे से फुसफुसा के एंडरसन के कानों में बोलता है, पहले उनके फिर हमारे कानों में। अब अगर जंगल की ब्यूटी देखनी है तो रात को सोने का आराम छोड़ना ही होगा, सुबह उठना होगा जल्दी। अब रात को जो बॉनफायर किया था और उसके जो जलते हुए अंगारे थे, उनकी रोशनी जा रही थी पेड़ के तनों पर। हल्की रोशनी थी लेकिन थी, और उस रोशनी ने 3 तरफ से एंडरसन को घेरा हुआ था, और चौथी तरफ था पानी, जिसमें जगमगा रहे थे, टिमटिमा रहे थे आसमान के तारे। ये पानी था कावेरी नदी का, और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जो पास में से ही बह रही थी और एहसास करा रही थी जंगल के अंदर शक्ति का। एंडरसन ने कैंपिंग की थी खुले जंगल में। पानी से बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी और जंगल भी नजदीक ही था। यानी एक तरफ था पानी, एक तरफ था जंगल, बीच में थे एंडरसन। अब वो जो पुजारी था वो रात भर जागा था ताकि आग को बीच बीच में तेज करता रहे और एंडरसन की सुरक्षा भी होती रहे, क्योंकि कभी भी आ सकता था एक मतवाला हाथी। हाथी आते थे पानी पीने, और पानी के अंदर भी एक था खतरा, और वो था क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। अब नदी की जिस रेत पर एंडरसन सो रहे थे, वहां उनका सांप बिच्छू से थोड़ा बचाव था, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद रेत पर चलना। रात को इन्होंने जो ओढ़ा था उसको हटा दिया था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंगारों की जो आंच थी वो उनको आराम दे रही थी। अब उन अंगारों पर एंडरसन ने एक चाय की केटली रख दी ताकि चाय बन जाए। और जो जंगल प्रेमी होते हैं वो चाय के भी प्रेमी होते हैं, और ये बात 200% सही है। ये एंडरसन ने नहीं कही, मैंने कही है। एंडरसन ने चाय उबलने के लिए रख दी और चले गए नदी के पानी के पास, अपना मुंह साफ करने, अपना हाथ साफ करने और हाथ से चेहरा साफ करने। अब जब ये वापस लौटे तो केटली का पानी उबल रहा था। गर्मा गर्म चाय एंडरसन के हाथ में थी। अब ठंडी रोटियां जिन पर मक्खन लगा हुआ था, और हाथ में थे पके केले। रोटी के साथ केला इंडिया में एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट माना जाता है। आप उसको खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। अब ये हमारा भोजन समाप्त हो गया। उसके बाद हमने उठा ली अपने हाथ में राइफल, क्योंकि अब हमें जाना था घूम की तरफ। ये फुटहिल्स थी जो कि 1/4 मील की दूरी पर थी, और एक पहाड़ की चोटी थी, यानी कि पीक पोनाची मलाई, 5000 फीट की ऊंचाई पर थी। और अगर पक्षी की उड़ान को देखा जाए, कौवे की उड़ान को देखा जाए, तो ये 6 माइल्स की दूरी पर थी, यानी कि 6 मील। अब एंडरसन बोलते हैं कि उनका चुपचाप रहने वाला लेकिन उनका विश्वास पात्र साथी, जो कि थी .405 राइफल, जिसने हमेशा एंडरसन का साथ दिया था, और इनकी दोस्ती पर लोग हंसते भी थे। लेकिन इस बंदूक को किसी की परवाह नहीं थी, वो किसी की चिंता नहीं करती थी। वो अपना ख्याल अपने आप रखना जानती थी। यहां तक कि दूसरी राइफल 10 शॉट 3006 स्प्रिंगफील्ड राइफल, जिसका कि बड़ी ही नजाकत के साथ एंडरसन ख्याल रखते थे, लेकिन .405 विंचेस्टर थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर किसी तरह की जलन नहीं थी। हाँ, जब फायर करती थी तो जल उठती थी। अभी भी अंधेरा था जब एंडरसन छोड़ चले कैंप को, और पुजारी उनके साथ ही आना चाहता था। लेकिन कुछ चीजें एंडरसन जो कि हमें दिखाना चाहते हैं, कुछ चीजें कैंप में ऐसी थीं जिनकी रखवाली जरूरी थी। तो उन्होंने पुजारी से कहा, तुम यहीं रुको। अब बायरा पुजारी, जो कि एक बहुत ही मंजा हुआ शिकारी था,
जब एंडरसन एक स्टैग सांबर डियर की तरफ उंगली करके दिखा रहे होते कि वो देखो, तो बायरा बोलता, दोराई ये क्या है, इसको गोली मारनी चाहिए। वहीं पर एक फीमेल स्पॉटेड डियर जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए खतरा भांपने पर कवर करके सामने आ जाती है, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो शिकारी हो, कि बच्चे को मत मारो, मुझे मारो। लेकिन बायरा पुजारी होता तो वो कहता, दोराई दोनों को मारो। अब हवा ठंडी हो चली थी और ज्यादा ठंडी होने की संभावना थी, क्योंकि एंडरसन चढ़ रहे थे पहाड़ी पर। रास्ता बड़ा खूबसूरत था और रास्ते में थे बहुत सारे जामुन के पेड़, जिनके बैंगनी रंग के फल न सिर्फ इंसानों को आकर्षित करते हैं भालुओं को, स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ। वो कई किलोमीटर, कई माइल्स की दूरी तय करके आते हैं इन जामुनों को खाने के लिए। कल ही एंडरसन ने कैंप के पास में कुछ जामुन के पेड़ों के क्लस्टर्स देखे थे और वहीं पर थोड़ी दूर पर पड़ी मिली थी स्लॉथ बेयर की ड्रॉपिंग्स, यानी कि भालू अक्सर आते थे जामुन खाने के लिए। अब जो ये टाइम था हल्का हल्का उजाला होने का, इस टाइम पर भालू भी निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में। और जिस लाइन में एंडरसन जा रहे थे वो लाइन थी डेंजर लाइन, यानी कि उसमें भालू मिलने की पूरी संभावना थी। और बीच बीच में चमक रही थी बिजली, यानी कि पूरा माहौल बना हुआ था भय का। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से अंधेरा छा गया, क्योंकि वो था फॉल्स डॉन। करीब 20 मिनट के बाद दोबारा रोशनी हुई। अब था असली उजाला, सुबह का उजाला। अब ये जो फॉल्स डॉन है ये केवल नए नए शिकारियों को ही चकमा नहीं देता, जानवरों को भी चकमा देता है। जंगली मुर्गे, मोर, पक्षी बोलने लगते हैं। कार्निवोरस जानवर जंगल के अंदर जाने लगते हैं कि उजाला हो गया, चलो भाई। हाइना अपनी गुफा की तरफ चल पड़ता है, लेकिन फिर वो देखता है, अरे फिर अंधेरा हो गया। लेकिन फिर होता है असली वाला उजाला। अब ये जो फॉल्स डॉन है ये भालुओं को भी चकमा देता है। वो जितने जामुन खा रहे होते थे उसको जल्दी जल्दी अपने गले में उतारते हैं, जितने छूट जाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, चल पड़ते हैं अपने आराम की जगह पर, जहां वो दिन की गर्मी में आराम करेंगे। वो जगह होती है ठंडी। लेकिन ये फॉल्स डॉन एंडरसन को चकमा नहीं दे सकता था। ये चलते रहे। इन्हें पता था कि अब जो अंधेरा है इसमें कोई स्लॉथ बेयर आता हुआ नजर आ सकता है, हमें उससे छिपना होगा। और जब पूरा उजाला आ जाएगा तब तो हम उसको देख ही सकते हैं। ये जो 20 मिनट का इंटरवल होता है इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ अपनी ईविल रेपुटेशन के लिए जाना जाता है कि अगर उसके ऊपर कोई गिर गया या उसके सामने अचानक आ गया तो वो हमला करेगा, चीर फाड़ देगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। और ये बात सच है। जंगल में जाने वालों के चेहरे जिन पर भालू ने हमला किया होता है सारा हाल बयान कर देते हैं। किसी की आंख नहीं होती, किसी की नाक नहीं होती। अगर वो जीवित बच गया तो उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस पर किस जानवर ने हमला किया है। अब एक सामने चट्टान है जो कि एंडरसन का पर्पस सॉल्व करती है। ऊंची तो केवल 4 फीट है लेकिन लंबी 6 फीट है। इसके पीछे छिपा जा सकता है, ये दोनों लोग छिप सकते हैं और आते हुए भालू का इंतजार कर सकते हैं। अब भालू आएगा कि नहीं आएगा ये पक्का नहीं है, क्योंकि भालू के पास पूरा जंगल है, बहुत सारे रास्ते हैं और जिस पहाड़ी पर ये जा रहे हैं उस पहाड़ी पर जाने के भी कई रास्ते हैं। अब एंडरसन अपने भाग्य पर निर्भर थे। वो बिल्कुल चुपचाप होकर बैठे थे और इन्हें अपनी सांसें सुनाई दे रही थी, अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और तभी दूर से सुनाई दी एक धड़ की आवाज। ये गिरा था एक पत्थर। किसने गिराया? जरूर भालू ने ही गिराया होगा। अब ये आवाज किसकी थी? ये आवाज किसी ऐसे जानवर की थी जिसे कि पत्थर के नीचे मिलने वाले खाने का इंतजार है। वो टाइगर नहीं है, वो कोई डियर नहीं है, वो है या तो रीछ यानी भालू और या फिर है हाथी। वो क्या है थोड़ी ही देर में मालूम चल जाएगा। अब थोड़ी देर में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे एक बूढ़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो, जोर जोर से सांसें ले रहा हो।
अब कोई शक नहीं था, ये भालू ही है। वो जगह जगह अपना थूथन डाल के सूंघ रहा था कि चींटी है क्या या है कहीं दीमक। अब धीरे धीरे भालू पास आ रहा था। एंडरसन बोलते हैं, आप मेरे राइट हैंड साइड पर हैं और आपके भी राइट हैंड साइड पर है भालू। अब एंडरसन बोलते हैं, मैंने आपका हाथ दबा दिया है बिना कुछ बोले और आप समझ चुके हो कि ना तो हिलना है ना ही डुलना है। क्योंकि भालू की निगाह उतनी अच्छी नहीं होती, सुनने की क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो ये हमें नहीं देख पाएगा अगर हम खुद ही गलती ना कर दें और उसे बता दें अपनी प्रेजेंस। क्योंकि मैं उसे गोली नहीं मारना चाहता, मैं चाहता हूं वो यहां से निकल जाए और इसके लिए जरूरी है शांत बैठना। अब सांस लेने की आवाज तेजी से आने लगी, फिर हल्की हल्की काली आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे चलते चलते भालू आगे चला गया, हमारी नजरों से ओझल हो गया। अब धीरे धीरे उजाला बढ़ता जा रहा था। नदी अपने तरह तरह के कलर दिखा रही थी, कहीं पर सूरज दिख रहा था, कहीं पर चमक रही थी, लेकिन इतनी भी तेज रोशनी नहीं थी कि हमारी आंखों को चुभे। अब पक्षियों ने अपना गाना शुरू कर दिया था। कहीं पर कोयल बोल रही थी, कहीं बुलबुल बोल रही थी, कहीं बोल रहा था मोर और कहीं से आवाज आ रही थी जंगली मुर्गों की। अब कहीं पर आ रही थी अलार्म कॉल, लग रहा था कोई खतरनाक जानवर आ रहा है। क्या ये भालू है? नहीं, ये भालू नहीं है, क्योंकि भालू जब चलते हैं आवाज करते हैं। ये जो आ रहा था आवाज नहीं कर रहा था। अब जिस चट्टान के पीछे ये लोग बैठे थे, वहां से अगर कोई जानवर इनको देख भी लेता तो सिर्फ इनकी आंखें दिखती, वो पहचान नहीं पाता कि ये क्या है। अगर ये हिलते नहीं तो इनको देख के भी अनदेखा कर देता। और जिस तरह से हवा चल रही थी, ये लोग अपनी आंखों से ज्यादा नाक पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनमें शामिल है डियर फैमिली। अब क्योंकि हवा एंडरसन की तरफ से नहीं बह रही थी जानवर की तरफ, इसलिए ये सुरक्षित थे। अब झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी और फिर एक सिर नजर आया। ये सिर था एक मेल सांबर डियर का, जिसके बड़े बड़े एंटलर्स बराबरी के साथ निकले थे। इनके इतने नजदीक थे कि उसका पूरा साइज ये समझ सकते थे। अब ये डियर उतना ही पास था जितने पास से गुजरा था भालू। ये सकुचा रहा था, शर्मा रहा था, डर रहा था झाड़ी से बाहर निकलने में। पहले उसने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर धीरे धीरे आ गया बाहर। और जब आया बाहर, उसकी बलशाली बॉडी देख के एंडरसन दंग रह गए। इस डियर के गर्दन के पास बाल भी थे, कलर ब्लैकिश ब्राउन था और ये बता रहा था कि ये उम्र में ये काफी उम्र दराज है। अब एंडरसन ने घास ली और चट्टान के ऊपर धीरे धीरे हिलानी शुरू करी। सांबर डियर को समझ में नहीं आया ये क्या है। कभी उसके कान पीछे जा रहे थे, कभी आगे आ रहे थे। फिर उसने अपना पैर घुटने की तरफ से मोड़ा, धीरे धीरे जमीन पर पटकने लगा, जो कि संकेत होता है अपने साथियों के लिए कि साथियों हो जाओ होशियार, पास में है खतरा। अब ये सांबर डियर अलार्म कॉल करने लगा। एंडरसन ने अभी भी उसको घुमाना जारी रखा। उसने हवा से घास को हिलते तो बहुत बार देखा था, लेकिन ये घास थी कि घूम रही थी। अब एंडरसन उस डियर का दिमाग पढ़ सकते थे। वो भागने की तैयारी में था, भाग भी निकलता, लेकिन उसकी उत्सुकता ये जानने की थी कि आखिर है क्या। सांबर एक कदम आगे बढ़ा, रुक गया, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसके बॉडी की एक एक मसल बहुत ही ज्यादा टाइट थी, यानी वो फुल अलर्ट पे था एक सेकंड के अंदर भागने के लिए। अब ये जो टेक्निक एंडरसन आजमा रहे थे, यही टेक्निक आजमाते हैं बहुत सारे शिकारी। और ये जानवर उत्सुकता में जानने के लिए कि ये क्या है नजदीक आते हैं, हत्थे चढ़ जाते हैं शिकारियों के। एंडरसन ने सोचा इस बेवकूफ जानवर को सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखे। अब एंडरसन ने जोर से टाइगर की आवाज निकाली। वो तेजी से पीछे हटा, पत्थर पर स्लिप किया, अपने घुटनों के बल गिरा और जोर से अपनी अलार्म कॉल निकाली। अब उसने अपने एंटलर संभाले कि कहीं झाड़ी में ना फंस जाएं, और पहाड़ की तरफ झाड़ियों में गुम हो गया। अब जो रास्ते में पत्थर गिर रहे थे, वो बता रहे थे जब तक वो अपनी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाएगा, रुकेगा नहीं। और उसे मिल चुका है जिंदगी भर के लिए सबक कि जब घास हिलती है तो पीछे होता है टाइगर।
अब आगे कहीं जाकर वो डियर रुका, मुड़ के देखा कि क्या उसका पीछा किया जा रहा है, और जब देखा कोई नहीं है पीछे तो उसने सोचा जान बची और लाखों पाए, और फिर जोर की आवाज निकाली कि मैं तो बच गया, तुम भी बच लेना। अब जो बंदर लंगूर जामुन के पेड़ पे बैठ के जामुन का स्वाद ले रहे थे, उन्होंने भी कॉल करना शुरू कर दिया। अब जो लंगूरों का वॉचमैन होता है वो पेड़ के टॉप पे था। वो इनको चट्टान के पीछे नहीं देख पा रहा था। वो अपने पैरों पे खड़े होकर देख रहा था कि सांबर ने कॉल की है, जरूर कोई खतरा है, लेकिन वो खतरा है कहां। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सोचा मैं तो वॉचमैन हूं, मेरा काम है दूसरों को आगाह करना। तो बिना देखे ही उसने और कॉल्स करना शुरू कर दिया। खर खर करके आवाज कि भाई खतरा है, कहां है नहीं मालूम, लेकिन सांबर ने बताया है। थोड़ी ही दूर पर था एक स्पॉटेड डियर का झुंड, उसने भी अपनी कॉल निकालनी शुरू कर दी। अब एंडरसन बोलते हैं कि जंगल में कई बार आपको दिखता है चाय की पत्ती की तरह से प्लांट। उस प्लांट को बोलते हैं वेलरी प्लांट। ये पत्तियां दर्द निवारक के रूप में काम में आती हैं। दोस्तों, ये वही पत्तियां हैं जो मैंने अभी वीडियो बनाया था हरि मोहन के घर जाते वक्त। तो मैंने पूछा था कि ये क्या है, उसने बोला था कि इसको सुखा के सिंदूर बनाया जाता है। लेकिन ये लैंसडाउन में मुझे किसी ने बताया था कि इन पत्तियों को दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से ग्रीन होती हैं, नीचे से हल्की सिल्वर कलर की होती हैं, जिसको मैंने वीडियो में फर्न बोला था। एंडरसन बोलते हैं कि ये जंगल भरा पड़ा है बहुत सारी जड़ी बूटियों से। यहां तक कई जड़ी बूटियां हैं जिन पर लोगों का विश्वास है कि उनका इस्तेमाल करने से सांप के कांटे का इलाज हो जाता है। अब एक कॉमन इंडियन पेरीविंकल श्रब होती है जिससे गुलाबी और सफेद रंग का फूल निकलता है। इसका इस्तेमाल करने से पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है और डायबिटीज में फायदेमंद होता है। एंडरसन बोलते हैं कुछ जड़ें और पत्तियां ऐसी भी हैं कि जो डायबिटीज के इलाज में और ज्यादा इफेक्टिव हैं। उनको मुंह में खा लेने के बाद चीनी रेत की तरह से लगती है और इसका असर 3 घंटे तक रहता है। अब एंडरसन बोलते हैं कि हम लोग चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। अब उसके बाद दूसरी तरफ नीचे उतरना शुरू किया है, लेकिन उतरते वक्त हमें सावधान रहना होगा, कहीं कोई पत्थर पैर से ना सरक जाए, क्योंकि जंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डियर ने कॉल करना बंद कर दिया है। अब हम उन्हें आराम से देख सकते हैं। अब लैंटाना की झाड़ियों को क्रॉस करते हुए एंडरसन पहुंच गए हैं ग्रासलैंड पर। यहां करीब 40 हिरण चर रहे हैं और किसी ने भी उनको देखा नहीं है। जो बड़े स्टैग डियर हैं वो सेंटर में है, अपने बड़े बड़े एंटलर्स पर इतरा रहे हैं, कभी हवा को सूंघते हैं और फिर घास चरने लगते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, छौने हैं, वो चिंतित नहीं है, और उनकी चिंता तब बनेगी जब उन्हें समझ में आएगा कि यह जंगल है, यहां हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, और जो ध्यान नहीं देगा वो बन जाएगा निवाला, टाइगर या लेपर्ड का। यहां का उसूल होता है जो डर गया वो बच गया, जो अलर्ट नहीं हुआ वो मर गया। अब कुछ हिरण के बच्चे लंगूरों के साथ खेल रहे हैं। वहीं पर एक मादा हिरण अचानक से चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसे झाड़ियों में कुछ सुनहरे रंग का दिख रहा था। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। 2 छलांग में ही पहुंच गया उसके बच्चे के पास, और उसका बच्चा मर गया एक ही सेकंड में, क्योंकि वो था एक लेपर्ड। एंडरसन बोले कि हमारी आंखों के सामने ही घटना हुई थी, और बच्चे की मां अपनी सुरक्षा की चिंता ना करते हुए बच्चे को बचाने के लिए भागी। अब उस पैंथर, उस तेंदुए ने बच्चे को छोड़ा, मां के ऊपर कूदा और मां का गला दबा दिया। अब मां का भी दम घुट गया। अब आपके हाथ स्प्रिंगफील्ड राइफल की तरफ जाएंगे क्योंकि आपने घटना होती हुई देखी है, लेकिन मैं उसी वक्त रोक देता हूं और मैं बोलता हूं जॉन, ये जंगल का रूल है, पैंथर ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अपना भोजन खा रहा है। मेरी आवाज यानी कि एंडरसन की आवाज सुन ली उस पैंथर ने। वो भागा, लेकिन उसने फिर मुड़ के देखा और उसके बाद पैंथर गायब हो गया झाड़ियों में। लेकिन मुझे मालूम है ये फिर वापस आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी घूमिंग एट डॉन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।